हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा रचित किताब जो कि है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इस पुस्तक के महत्वपूर्ण कथन, परीक्षा उपयोगी तथ्य जो हैं उनको हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं उनका, और आप लोगों को ये जो सीरीज़ है बहुत पसंद आएगी और हिंदी साहित्य का बेसिक जो ढांचा है वो तैयार करने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। तो आज का वीडियो जो है डे 9 है आज, और इससे पहले 8 वीडियोज़ आ चुके हैं, उन्हें आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ भी डेवलप होएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 74 से, जो कि टॉपिक है आदिकाल। तो आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं। पूर्व पीठिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल संदर्भ में मुख्य कथन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे भी हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर किसी के साथ पढ़ते हैं तो हमें जल्दी समझ आ जाता है। खुद से जो बुक होती हैं वो पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लगती हैं और समझ कम आती है, लेकिन जब हम देखते हैं, सुनते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ज़्यादा काम करती हैं, तो हमें जल्दी समझ आता है और जल्दी वो चीज़ जो है हमारे मन में बैठने लगती है। तो इसलिए जब हम लोग वीडियो देख के पढ़ाई करते हैं या कोई और समझाता है तो हमें जल्दी समझ आ जाता है। इसीलिए तो टॉपिक देखते हैं, भटकते नहीं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। तो इन्होंने कहा है, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 संवत तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने समय भी निर्धारित कर दिया कि संवत 1050 से लेके 1375 तक, और जो राजा थे उस समय महाराजा भोज के समय से लेके हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। फिर कह रहे हैं, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल नाम दिया। तो वीरगाथा काल नाम क्यों दिया है? क्योंकि क्या है, जो उस समय क्या था, राजा महाराजा होते थे। राजा महाराजा के दरबार में कवि होते थे। जो कवि हैं वो उन्हीं राजाओं की प्रशंसा करते थे और उनको मतलब प्रशंसा के रूप में काव्य रचनाएं करते थे, दोहे वगैरह सुनाते थे। और वो क्या था, जो राजा महाराजा होते थे उनके साथ युद्धों में भी जाते थे। तो युद्धों में जाते थे या फिर नहीं भी जाते थे तो उनको, लेकिन जो उनकी पराक्रम होता था, वीरता होता था, उसका गुणगान करते थे, राजाओं के चरित्रों का भी वर्णन करते थे। तो ये परंपरा थी रासो, और इसी गुणगान और उनके पराक्रम का वर्णन करने की वजह से इसका नाम इन्होंने रख दिया वीरगाथा काल। फिर आगे देखते हैं, अभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो जो अभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। और उसमें क्या है कि इन्होंने अपने पिता जो हैं गुहसेन, उनको संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वल्लभी के राजा कौन थे, तो धारसेन प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके ऑप्शन थे। तो ये राजा कौन है? शिलालेख के
धारसेन द्वितीय हैं, इसको याद रखिएगा। फिर सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों की उद्धृत भाषा क्या है? अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। फिर पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये विद्यापति के लिए इन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। फिर महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं और ये काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में कि 1-2 लाइन दे देता है और पूछते हैं कि ये किसकी है, मैच में आ जाती हैं या फिर डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये काव्य पंक्तियाँ किनकी हैं। तो जिन शासन भाषियों सो भई कहियो सारु, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। तो इनकी पहली लाइनें ही आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अपभ्रंश भाषा और एकदम पुरानी हिंदी है तो ये समझने और याद करने में बहुत कठिन हो जाएंगी। तो पहली लाइन ही याद कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। जो जिन शासन भाषियों सो भई कहियो सारु, ये देवसेन की है और श्रावकाचार्य इनकी किताब है, उसका नाम है। फिर पंडित सल सत्य बखाणे, देही रुद्ध बसन न जाने, अमड़ा गमन न तेन विखंडे, तो वी लज्जई भड़ई हऊ पंडित। तो सरहपा की ये काव्य पंक्तियाँ हैं। पंडित सल सत्य बखाणे, इतना याद कर लीजिए। पंडित सल सत्य बखाणे, देही रुद्ध बसन न जाने, सरहपा। जिनी मन पवन न संचरई, रविशस नहीं पवेश, तहिवत चित्त विषाम करू, सरेहे कहीं उवेश। तो जहिमन पवन न संचरई, सरहपा। घोर अंधारे चंद्रमणि, जिमि उज्जो करे, ये भी सरहपा की हैं। तो पंडित सल सत्य बखाणे, जहिमन पवन न संचरई और घोर अंधारे चंद्रमणि, ये सरहपा की हो गई। फिर कावा तरुवर पंचविडाल, ये लुइपा की हैं। कावा तरुवर पंचविडाल, लुइपा। भाव न होई अभाव न जाई, लुइपा। तो इनको आप 2-3 बार जब रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सहजे थरकरी वारुणी साध विरूपा, सहजे थरकरी वारुणी साध विरूपा। एक न किंजई मंत्र न तंत्र, कन्हपा। तो सरहपा, लुइपा और कन्हपा, इनकी जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। एक पंडित सल, जहिमन पवन न संचरे, घोर अंधारे चंद्रमणि, भाव न होई अभाव न होई, और ये कन्हपा की जो भी आएंगी आगे। एक न किंजई मंत्र न तंत्र, ये कन्हपा की है। फिर आगे देखते हैं। हालो डोंबी तो पूछमी सद्भावे, सद्गुरु पा पए जाइब पुण्य जिन उरा, कन्हपा। भला हुआ जो मारिया, हेमचंद, ये भी बहुत बार पूछी गई। भला हुआ जो मारिया, हेमचंद। पी संगम को निंदणी, हेमचंद। गंगा जमुना माझे बही रिनाई, डोंडिपा। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, ये कन्हपा की है और ये इम्पोर्टेंट है। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। फिर जिमि लोण विलज्जई, पाड़ी एही तिमि धरनी लई चित्त, ये भी कन्हपा की। अच्छा, कन्हपा की याद करने थोड़ा सा ट्रिक से समझ सकते हैं। एक तो डोंबी नाम आ जाता है इनकी जो रचना पंक्तियाँ, जैसे कि हालो डोंबी, या फिर यहाँ पे नगर बाहिरे डोंबी, और ड़ा ये कन्हपा के नाम में भी ड़ा है और इनकी जो काव्य पंक्तियाँ इनमें भी ड़ा की आवृत्ति ज़्यादा होती है। जैसे एक ण किंजई मंत्र ण तंत्र, वैसे ही जिमि लोक विलज्जी पाणी एहितिमि धरणी लई चित्त, ये भी कन्हपा की है। फिर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपनो अवहट्टा, ये विद्यापति की है। फिर कह रहे हैं मनहु कला ससभान कला 1600 बन्ने, विगसी कमल सिंह
भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टे, ये पृथ्वीराज रासो की है और पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। आगे देखते हैं। बज्जे घोड़ निशान रान चौहान चहोदिस, ये जो है लाइन, अब इसमें चौहान आ गया शब्द, तो चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे और पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। उठी राज पृथ्वीराज बाग मनोलग वीर नट, तो पृथ्वीराज आ गया इसमें, तो ये भी गैस कर सकते हैं पृथ्वीराज रासो से। फिर 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, यानी कि जो कुकर यानी कि कुत्ता है वो 12 वर्ष तक जीता है और सियार जो है वो 13 वर्ष तक जीता है, और छत्री यानी कि क्षत्रिय जो हैं वो 18 वर्ष तक जीते हैं, उसके आगे उनके जीवन को क्या है? धिक्कार है। क्योंकि क्या होता था पहले, क्षत्रिय जो हैं वो युद्ध करते थे और हमेशा युद्ध इधर उधर करते ही रहते थे। तो वही कह रहे हैं जगनिक की ये काव्य पंक्तियाँ हैं कि अगर क्षत्रिय जो है मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा उसकी आयु हो रही है, वो मतलब युद्ध वगैरह नहीं कर रहा, तो उसके जीवन को धिक्कार है। एक थाल मोती से भरा, ये अमीर खुसरो की हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, तो ये अमीर खुसरो की है। गोरी से सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो। मेरा जोहना नवेलरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो। जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, अमीर खुसरो। ये इम्पॉर्टेंट है और इनमें ये पहेलियाँ हैं। तो एक थाल मोती से भरा, एक नार ने अचरज किया, तो अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं उनको अर्थ मतलब एक तो ये पूछ सकते हैं कि काव्य पंक्ति दे दी, और पूछेंगे कि इसके जो लेखक हैं या कवि हैं वो कौन थे। और अमीर खुसरो की अगर पहेलियाँ हैं तो पहेलियों का उत्तर भी पूछ लेते हैं कि इस पहेली का उत्तर क्या है। फिर सरस बसंत समय भल पावली, ये क्या है? विद्यापति की पदावली से है। फिर काली कहल पिय सांझ हिरे जाए मई मारु देश, ये विद्यापति की पदावली से लिया गया है। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, मतलब कि प्राकृताभास हिंदी का मतलब क्या है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी। क्या है कि जो भाषाओं का क्रम है भारत में वो है संस्कृत भी 2 तरीके की थी। बहुत गंदी राइटिंग लिख रही हूँ मैं, मेरे पेन का दोष है एक्चुअली, ये मेरा नहीं। संस्कृत 2 तरीके की थी, एक लौकिक संस्कृत थी और एक पहले वैदिक संस्कृत थी और फिर लौकिक संस्कृत थी। फिर संस्कृत के बाद आ गया पाली के बाद आती है प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही बनी है फिर हिंदी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं। तो एक तो ये भाषाओं का जो क्रम है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राकृताभास हिंदी का मतलब है प्राकृत की रूढ़ियों से में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। फिर कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। विद्यापति ने 2 तरह की भाषाओं का प्रयोग किया है, एक पुरानी अपभ्रंश का और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। तो विद्यापति ने 2 भाषाओं का प्रयोग किया, एक पुरानी अपभ्रंश का और एक बोलचाल की देसी भाषा का। फिर गाथा या, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं कथन, गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था और दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था।
फिर भरत मुनि का समय क्या है, तीसरी सदी है। ऐसे दूसरी सदी है लेकिन ये रामचंद्र शुक्ल हैं तो इन्होंने माना है तीसरी सदी। ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। भरत मुनि, उनका समय है तीसरी सदी और इनका जो ग्रंथ है वो क्या है, नाट्यशास्त्र। इसमें अपभ्रंश नाम का यूज़ नहीं किया है इन्होंने, लोक भाषा को देश भाषा कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। तो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का प्रयोग कब से होने लगा था, विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। फिर देखते हैं 84 सिद्धों के नाम। 84 सिद्धों के नाम याद करना कठिन है लेकिन शुरू की लाइन याद कर सकते हैं, जैसे कि लुइपा, लीलपा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरपा, सरहपा, कंकलीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणपा। तो जितने भी 84 सिद्ध हैं उनके नाम के आगे पा लगा होगा, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से। और इनको 84 तो नाम याद नहीं हो पाएंगे, इम्पॉर्टेंट कुछ हैं जैसे कि सरहपा हैं, लुइपा हैं, कन्हपा हैं, फिर लीलपा हैं। इस तरीके से ये नाम याद कर सकते हैं। लुइपा, लीलपा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरपा, सरहपा, कंकलीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीनपा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा। अब ये नागार्जुन, देखिए नागार्जुन के नाम पे पा नहीं है। फिर कन्हपा, कर्णरीपा, थनगपा, नारोपा, शालिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोंखधीपा, अजोगीपा, कालपा, धूम्बिपा, कंकड़पा, कमरीपा, डेंगपा, भदेपा, तंदेपा, कुकरीपा का भी नाम आ जाता है, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतपा, भलहपा, नलिपा, नलिनपा, भुसुपा। तो इस तरीके से 84 सिद्धों के नाम हैं, आप लोग खुद से पढ़िएगा। अब तो एक तो इनके नाम इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे तो क्रम पूछ लेते हैं कि कालक्रम के अनुसार जो 84 सिद्ध हैं उनके 84 सिद्ध नहीं, कुछ सिद्ध इम्पॉर्टेंट हैं उनका क्रम पूछ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आते हैं सरहपा, उनके बाद शबरपा, फिर लुइपा। इस तरीके से मतलब इनका क्रम होता है। देखिए लुइपा के गुरु थे सबरपा और सबरपा के गुरु हैं सरहपा। तो इस तरीके से, और फिर 84 सिद्धों में 4 जो हैं वो योगिनी थी। योगिनी मतलब कि स्त्री थी। कौन कौन सी? एक देखिए मेखलापा, यहाँ पे नाम आया है, मेखलापा, कनपलापा, फिर लक्ष्मीकरा और एक थी मणिभद्रपा। वो नाम यहाँ पे नहीं है, मणिभद्रपा। तो मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा और मेखलापा, ये 4 योगिनी भी थी। इनके नाम याद कर लीजिए, मेखलापा, कनखलापा, कनक और मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा। फिर आगे देखते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरह या सरोज वज्र, इनका नाम है, ये है। तो सबसे पुराने सिद्ध कौन है? सरहपा हैं। सरहपा का नाम क्या है? सरोज वज्र। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। अब क्या है, देखिए बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध की 2 शाखाएं थी, एक हीनयान, एक वज्रयान। तो एक थी हीनयान, एक थी वज्रयान। अब वज्रयान में ही ये सिद्धनाथ जो हैं ये उसी से निकले हैं। क्या था? वज्रयानियों ने क्या किया कि
कुंडलिनी वगैरह जागृत करना और सिद्धियां प्राप्त करने लगे, तो उन्होंने महासुखवाद स्टार्ट कर दिया, महासुखवाद। अब महासुखवाद कैसी दशा थी? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व प्राप्त करने की। इसके लिए ये लोग प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा प्राप्त करते थे। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। देखिए वही बात आ गई कि जो वज्रयान शाखा है उसी से नाथ और सिद्ध जो हैं वो वज्रयान शाखा से ही निकले हैं। गोरख पंथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के जो उच्च लक्ष्य थे ईश्वर प्राप्ति कैसे कर रहे थे? ये हठ योग से कर रहे थे, हठ योग। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है? गोरखनाथ ने किया है। और ये क्या है? नाथ संप्रदाय है। वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। तो भारत का पूर्वी भाग मतलब कि सिद्धों का क्षेत्र क्या है? पूर्वी भाग। कौन कौन सा? वो असम, बंगाल, बिहार, ये वाला क्षेत्र जो है सिद्धों का क्षेत्र था। फिर गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिद्धों का क्षेत्र क्या था? मतलब कि सिद्धों के अनुयायी वगैरह कहाँ थे? पूर्वी भाग में थे। जो असम, बिहार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पे सिद्ध थे। और नाथ यानी कि गोरखनाथ के अनुयायी यानी कि नाथ संप्रदाय का प्रचलन कहाँ था? पश्चिमी भागों में था, जो कि राजपूताना का है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गोरखनाथ का प्रभाव था। नाथों की संख्या 9 मानी गई है और इसीलिए इन्हें नवनाथ कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनके नाम मतलब देखिए 84 सिद्ध थे, 84 सिद्ध और नवनाथ। और नवनाथ को क्या कहते हैं? नवनाथ कहते हैं। और इनके नाम जो हैं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मिलते हैं। क्या नाम है? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए अर्जुन और अर्जुन, नागार्जुन, मलयार्जुन, फिर भीम, ये क्या है? महाभारत टाइम के हैं। महाभारत तो जड़ भरत में भारत आ गया, तो महाभारत में अर्जुन और भीम थे। और ये सत्य हरिश्चंद्र गाय की रक्षा, गोरक्ष यानी गाय की रक्षा करने के लिए जलंधर को चपेट मार देते हैं। तो नागार्जुन, मलयार्जुन यानी कि अर्जुन और भीम जो हैं महाभारत जड़ भरत यानी कि महाभारत के समय थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हैं गोरक्ष यानी कि गाय की रक्षा करने के लिए जलंधर से को चपेट मार देते हैं। तो इस तरीके से नवनाथों के नाम याद कर सकते हैं। ये जो नाम हैं वो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मिलते हैं। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, अब आगे नहीं देखते हैं, यहीं तक आज के वीडियो में रखते हैं। कल के वीडियो में हम लोग अपभ्रंश साहित्य से शुरू करेंगे और अपभ्रंश साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सिद्ध और नाथों के बारे में और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए कौन कौन से तथ्य दिए हैं। इन्हें आप लोग पढ़िए, नोट्स बना लीजिए और रिवाइज करते रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।